इसी तरीके से जैसे म्यू नॉट को मैंने बोल दिया कि इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे ही हमने एक टर्म करा था जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, उसमें मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो क्या दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है? हम ये कहेंगे कि अच्छा अभी डिस्कस करते हैं। जैसे अभी लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया कि सिंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई is equal to 10 की पावर माइनस 7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई is equal to 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट थी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये था। ऑल्सो we know that we know that 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होता है 9 into 10 की पावर 9। ये हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में, हमने ये करा है। तो मैंने ये देखा कि एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये होती है जो मैंने अभी लास्ट क्लास में देखा था, और पिछले 3 चैप्टर्स से हम ये बहुत देखते आ रहे थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस वाले चैप्टर में देखा था, ये हो गया। तो क्या इन दोनों की हेल्प से मैं इन दोनों के बीच कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूँ? हाँ जी, किया जा सकता है। जरा देखिए किस तरीके से। अगर मान लो, अगर मान लीजिए मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर मैं ऐसा करूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अगर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? डिवाइड का मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन में अगले वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। बेटा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा यहाँ से क्या दिखाई देता है कि 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ गई? मैं काट कर नहीं दिखा रहा हूँ अभी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे दो वैल्यूज पता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7, लास्ट क्लास में किया था। सर हाँ जी, मेरे को एक बात पूछनी थी सर कि आप मैथ्स में एनसीईआरटी से पढ़ाते हो? क्या चीज? मैथ्स मैथ्स एनसीईआरटी में से? हाँ एनसीईआरटी। हाँ। अभी जो मैथ्स है ना, मैथ्स में मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करूंगा कल से। कौन से चैप्टर करोगे सर? डेफिनेट इंटीग्रल जो सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 7 है ना, तो हाँ। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.7 तक हम कर चुके हैं। कल मैं करूंगा एक्सरसाइज 7.8, डेफिनेट इंटीग्रल की पहली एक्सरसाइज है। ठीक, तो वो मैं अभी एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। तो इसके बाद आप देखो, इसके बाद मेरा जो इसमें इंटीग्रेशन के बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बाद में है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सितंबर सितंबर में खत्म करना है। ये खत्म करने के बाद में फिर हमारा सिर्फ 3D और प्रोबेबिलिटी और एलपीपी, बस 3 चैप्टर बचेंगे मैथ्स में। ये है। उसके सर बाद मुझे भी शुरुआत पढ़ा दोगे? हाँ मुझे भी पढ़ा दोगे सर? हाँ, मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा डेफिनेट शुरुआत से? इंटीग्रल। क्या चीज? शुरुआत से? शुरुआत से मैंने इसीलिए ये चीज बताई कि सितंबर के बाद जो है ना, सितंबर के बाद फिर मैं शुरू से करूंगा शुरू। सितंबर के बाद फिर शुरू से शुरू करूंगा। तो अगर अभी करना है तो अभी देख लेना, इंटीग्रेशन से करवा दूंगा, और फिर जब सारा खत्म हो जाएगा फिर शुरू से तो करेंगे ही। हम्म। तो मेरे को बता देना डिसाइड करके जैसा भी ठीक लगे। ओके सर। ठीक है ना? मतलब अभी तो नहीं करवा पाऊंगा शुरुआत से, अभी तो मैं यही लेकर चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, 1 महीने बाद जरूर मैं शुरू से सारा स्टार्ट करूंगा। मतलब सितंबर से? सितंबर के बाद से, अक्टूबर से। पूरा सितंबर अभी लग जाएगा, आगे के 2-3 चैप्टर फिनिश होने में।
सर तो आप मुझे ना सर, मैं सितंबर से ज्वाइन कर लेता हूँ, और सर आप मुझे बताते रहना थोड़ा थोड़ा, मैं करता रहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, अब ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैंने 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, लेकिन मैं काट के नहीं दिखा रहा। मुझे पता है 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिखूंगा यहाँ। ये वैल्यू है 10⁻⁻⁷, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया। फिर 10⁻⁻⁷ को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁷ is equal to mu naught epsilon naught. 1/9 × 10⁻16 is equal to mu naught epsilon naught. 9 × 10⁻16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर is equal to mu naught epsilon naught। ठीक है, और ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, तो खैर उसको छोड़ो। 3 × 10⁸ क्या होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम c बोल देते हैं। तो 1/c² is equal to mu naught epsilon naught। रेसिप्रोकल देखो, रेसिप्रोकेट कर देंगे या चलो ऐसा कर लो। हमने ये कहा जब रेसिप्रोकेट कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा c² is equal to 1/mu naught epsilon naught। फिर c की वैल्यू क्या आ गई? 1/√mu naught epsilon naught। तो ये एक रिलेशन होता है इसमें, म्यू नॉट में, एप्सिलॉन नॉट में और सी में, स्पीड ऑफ लाइट में। ये इन तीनों में रिलेशन होता है। बताइए, रिलेशन क्लियर है? समझ में आ गया? दोनों को बता दो। यस सर। ठीक है, कृतिका क्लियर है? यस सर। नहीं, दोबारा बताऊं? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, चलिए। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इंटरेस्टिंग है, यहां से मिटा दूंगा, इस तरफ से, यहां से देखना। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long straight current carrying conductor, current carrying conductor। हमने माना कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई। ठीक, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, समझ में ना आए तो पूछना फिर से। ये कंडक्टर है, यानी कि एक स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर है ये एक्स वाई, नीचे एक्स और ऊपर वाई। और इस करंट कैरिंग वायर में, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट है इसमें आई। ठीक है, अब वो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से इसके आसपास, मैंने ये बताया था ना कि अगर कोई भी वायर है, उस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाए। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, ये हमारे पास वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कहता हूँ कि चलिए, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक,
तो क्या करेंगे, हमने ये कहा कि ये जो लेंथ है ना वायर की पूरी लेंथ, पता नहीं कितनी लेंथ है, मैं अभी नहीं जानता, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इस वायर को छोटे छोटे लेंथ के टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा। तो इस वायर की एक छोटी सी लेंथ का टुकड़ा ले लिया, और हम उसी की वजह से स्टडी करते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट की वजह से यहाँ दूर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये इतना इतना ये टुकड़ा ले लिया, और इस टुकड़े को हमने बोल दिया DL, मतलब लेंथ के इस टुकड़े को हमने बोल दिया DL। ठीक है, अब DL एक टुकड़ा है, उसका भी हमने यहाँ से सेंट्रल पॉइंट ले लिया, सेंट्रल पॉइंट, उस सेंट्रल पॉइंट से मैं इस P को कनेक्ट कर दूंगा, सेंट्रल पॉइंट से हमने P को कनेक्ट कर दिया, और हम ये कहेंगे कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट DL। हम जो लेंथ का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं ना, उसको हम करंट एलिमेंट बोल देते हैं। करंट एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और छोटे से टुकड़े को हम एलिमेंट बोल देते हैं। तो करंट एलिमेंट है बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस एलिमेंट, इसलिए करंट एलिमेंट कह देते हैं इसको। अच्छा, अब इसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर टोटल जो पूरी लेंथ है ना इसकी वायर की, ये है XY, इतना लंबा वायर है। तो आप क्या करो, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को Y से भी कनेक्ट कर दो, और इस पॉइंट को X से भी कनेक्ट कर दो, ऐसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट करा। फिर पॉइंट P और इस वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा Q, इसको Q बोल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, और इस पॉइंट को जहां पर ये DL का सेंट्रल पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया O। ये जो करंट एलिमेंट है DL, और ये DL से इसका जो पोजीशन वेक्टर निकाला है पॉइंट P का, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट P को कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से मैंने DL से। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को मैंने बोल दिया बेटा थीटा। ठीक, करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, उनको हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद उनके बीच का एंगल निकाला जाता है, वही एंगल होता है थीटा। उस एंगल को हमेशा थीटा बोलते हैं। जो मैंने आपको रिलेशन बताया था ना ये वाला लास्ट टाइम, dB is equal to u naught upon 4 by I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर। इसमें सवाल ये उठता है कि ये थीटा कौन सा एंगल है। ये थीटा एंगल क्या है कि हर केस में मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट यानी कि लेंथ का टुकड़ा लूंगा डीएल को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा एक स्ट्रेट लाइन से, जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ पॉइंट पी पर, और जो दोनों को ज्वाइन करा, तो जब इसका जो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो उसका डिस्टेंस तो आर है, और पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मैंने बोला P से लेकर Q तक की जो लेंथ है उसको मैंने A बोल दिया, और O से लेकर Q तक की लेंथ को मैंने L बोल दिया। ठीक है, लेट लेट PQ is equal to A and OP, सॉरी, ये OQ is equal to L, OQ is equal to L। We wish to determine we wish to determine magnetic field we wish to determine magnetic field at point P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैं पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये OP, इस OP का जो एंगल बन रहा है, यहां से
यहाँ से जो ये वाला एंगल बन रहा है इसको मैंने बोल दिया बेटा फाई 1, इस पूरे एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। और इस वाले एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने बोल दिया फाई 2, और ये जो बीच में है इस वाले को मैंने बोल दिया केवल फाई। दोबारा से बताता हूं मैं कि हमने क्या करा कि ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है ना पी, पॉइंट जो है जिस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ पर मैंने इस स्ट्रेट वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उसकी लेंथ मैंने बोल दी ए, ठीक है। जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ वहां से जिस पॉइंट पर मैंने करंट एलिमेंट लिया है उसके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया एल। एक तो ये चीज हो गई, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मुझे पूरे के पूरे वायर की वजह से निकालना है, पूरे वायर की वजह से मुझको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या करा कि इसका y पॉइंट है इसको भी p से कनेक्ट कर दिया, x जो इनिशियल पॉइंट है इसको भी p से कनेक्ट कर दिया। ये जो सेंट्रल एक्सिस बनी है इस सेंट्रल एक्सिस से ऊपर वाली लाइन का जो एंगल है वो है फाई 2, इस सेंट्रल एक्सिस से नीचे वाली लाइन का जो एंगल है वो है फाई 1, और जो ये बीच में है जो डायरेक्ट ये पोजीशन वेक्टर कनेक्ट हो रहा है ये वाला एंगल हो गया फाई। बताइए जी कितना समझ में आ गया, जो मैंने एंगल्स लिए हैं यस सर। हैं, फाई 1 हो गया नीचे तक, फाई 2 यहाँ से हो गया ऊपर तक, और फाई हो गया बीच वाला एंगल। क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, अब मेरे को यहाँ पर एज पर बायोट सावर्ट लॉ, सर आपको पता है तिका टीवी पे आती है, क्या करती है, ये टीवी पे आती है रोज। भाई यही पता मुझे। सर एक इंटरव्यू दिया था बस, ये ज्यादा ज्यादा मत बोलो। इंटरव्यू कौन से चैनल पर, आज तक। आज नहीं सर, सर ईटीवी भारत पे आया था एक, उसमें ETV? ये रोज नहीं आती है, मजाक कर रहा है। अरे उसका लिंक भेजना मैं भी देखूंगा। ठीक है सर। ये सर बहुत दुखी थे क्योंकि रैना रिटायर्ड हो गया था। अच्छा, चुप रहे, पढ़ ले। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर सेम टू स्क्वायर। यू। चलो जी, अब जरा देखिएगा बायोट सावर्ट लॉ ये कहता है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है इसमें देखिएगा, मैं क्या करूंगा यहाँ, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, तीन एंगल है, थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल की, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, थीटा क्या हो गया 180 माइनस 90 माइनस 5, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री माइनस 5। देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, इस बायोट सावर्ट लॉ में मुझे साइन थीटा की जरूरत है, तो मैं साइन थीटा निकालूंगा। तो साइन थीटा जब मैं निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस 5 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 5। समझ गए, मैंने ट्रायंगल पी क्यू ओ में, ट्रायंगल पी क्यू ओ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो थीटा प्लस 5 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस 5, लेकिन मुझे थीटा नहीं चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 5 क्या हो गया, cos 5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास cos 5, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। एक तो ये हो गया, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा cos phi की वैल्यू निकाल कर देखूंगा मैं, cos phi की वैल्यू ऐसी ही है, cos phi हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं जरा एक बार, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो cos phi इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो cos phi क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं कहूंगा cos phi इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है PQ
और हाइपोटेन्यूज क्या है, पीओ, पीक्यू अपॉन पीओ, और पीक्यू कितना है ए और पीओ कितना है आर, ये हो गया ए अपॉन आर, ठीक, cos फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ये करने के बाद में आप यहां से क्या करिएगा कि जैसे आर आर की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो मैं ये बोल दूंगा कि आर इधर आ गया और cos फाई इधर आ गया, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन cos फाई, ठीक है। अच्छा, अगर cos फाई अपॉन में है तो मैं उसको sec फाई बोल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a sec फाई, r इज इक्वल टू a sec फाई, ये हो गया। जब r की वैल्यू a sec फाई हो गई ना, तो अब आप क्या करिए, इस वाली जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू a sec फाई, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैं एक एक करके सबकी वैल्यू निकालने वाला हूँ। देखो, मैंने sin थीटा की वैल्यू निकाली, sin थीटा इज इक्वल टू cos फाई, उसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद यहाँ आर स्क्वायर चाहिए, तो मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई ए सेक फाई, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। और जितनी भी वैल्यूज है सब फाई की टर्म्स में निकाल रहा हूँ। साइन थीटा आ गया, आर आ गया, तो इसका मतलब आर स्क्वायर भी हो जाएगा। अब डीएल की बात करते हैं, तो डीएल निकालने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि जैसे ये डीएल है, तो डीएल को मैं क्या कह सकता हूँ, पहले मैं देखूंगा कि एल कितना है। भाई एल जो लेंथ है इसी का तो छोटा सा टुकड़ा है जिसको मैंने डीएल लिया है, तो पहले मैं एल की बात करता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, निकालेंगे सब कुछ फाई की टर्म्स में, तो अगर एल निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया जा सकता है। मैं ये कहूंगा tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल अपॉन ए। उसके बाद इसको इधर ले जाओ, एल इज इक्वल टू ए tan फाई। फिर मैं कहूंगा डिफरेंशिएट both sides with respect to phi। phi के रिस्पेक्ट में करो तो l तो अलग वेरिएबल हो गया, l को जब phi के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे y को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy by dx, अब l को phi के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dl by d phi, dr upon d phi, ये हो गया, ठीक है। a इज अ कांस्टेंट, tan phi को phi के रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan phi का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर phi, ये हो गया sec स्क्वायर phi। मुझे तो सिर्फ डीएल से मतलब है, तो ये नीचे का डी फाई मेरे लिए बेकार है, इस डी फाई को इधर ले जाओ, तो डीएल इज इक्वल टू हो गया ए सेक स्क्वायर पाई डी फाई। बेटा इस इक्वेशन को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मेरे पास डीएल की वैल्यू आ गई ए सेक स्क्वायर पाई डी फाई, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई कॉस फाई, और मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ डालूंगा ए सेक फाई। पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन में ही वैल्यू को डाल दो आप, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है कि मैं पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैं कैपिटल बी निकालना चाहता हूँ, तो पहले डीबी निकाल लूँ, कैपिटल बी अपने आप आ जाएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। डीबी क्या है, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले डीबी निकालते हैं, डीबी हो गया यू नॉट अपॉन 4 पाई, और करंट आई जो है ये कांस्टेंट है, तो करंट आई को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई बाई डीएल की वैल्यू डालो ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये वैल्यू होगी डीएल की। साइन थीटा की वैल्यू डालो, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉस फाई, हो गया जी कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है ए सेक फाई, तो ए सेक फाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, तो एक ए से ए कट गया, और सेक स्क्वायर फाई से पूरा का पूरा सेक स्क्वायर फाई कट गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास ये आई करंट है, कांस्टेंट है, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा डीवी कितना आ गया, नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और cos पाई डी फाई, cos पाई डी फाई, ठीक है।
अच्छा, ये करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो डीबी को जब इंटीग्रेट करेंगे, डीबी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, और इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि पूरी ऐड करके पूरी बड़ी वैल्यू निकाल लेना। तो हमने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाला एक छोटे से लेंथ की वजह से, डीएल की वजह से, लेकिन लेंथ तो पूरी है, पूरी लेंथ। तो अब इसकी पूरी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मतलब क्या है कि आप पूरा इंटीग्रेट कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी थी जब डीएल था? तो एंगल था बेटा फाइव, ठीक है। अब पूरी लेंथ जब निकालेंगे तो एंगल आपका फाइव वन से लेकर फाइव टू तक वेरी कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डीबी is equal to integration of mu naught I upon 4 pi a cos pi d phi, cos pi d phi। d phi का मतलब मेरा वेरिएबल क्या है? d phi का मतलब मेरा वेरिएबल है फाई। फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? फाई वन से फाई टू तक, ठीक है। लेकिन मैं क्या लिखूंगा इसको? मैं इसको लिखूंगा फाई वन ले लें या माइनस फाई वन ले लें, क्या लें इसको? एक एंगल को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लो माइनस फाइव वन और ऊपर वाले को ले लो प्लस का फाइव टू। ऐसा क्यों? बस एक मिनट रुको, बताता हूँ अभी। ऐसा इस वजह से कि देखो, अगर मैं ऊपर एंगल इस तरीके से मेजर कर रहा हूँ, अगर ऊपर एंगल इस डायरेक्शन में मेजर करा जा रहा है तो नीचे इस डायरेक्शन में मेजर करा जा रहा है। तो जनरली हमने क्या करा कि ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। भाई यही है कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो लगेगी वो नेगेटिव। तो मैं अगर एंगल ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है देखिएगा, माइनस फाइव वन से फाइव टू, ये हो गया। इधर वाला मिटा दो, समझ में तो आ गया होगा। इधर वाला मिटा दो, बताइए। यस सर। ठीक है, तो इधर वाला यस मिटा, सर। ओके। तो अब जब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। तो ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये पूरे कांस्टेंट है, इसमें कोई फाई वाला टर्म नहीं है, तो इसको बाहर निकाल लो। ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटीग्रेशन, एंगल है माइनस फाई वन से प्लस फाई टू, ठीक, और cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। cos पाई का इंटीग्रल क्या होता है? cos पाई का इंटीग्रेशन होता है, एक मिनट, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू दिख रहा होगा। cos पाई का इंटीग्रल होता है साइन फाई। ये हो गया साइन फाई, और हमारी लोअर लिमिट क्या है? माइनस फाइव वन, और अपर लिमिट क्या है? प्लस का फाइव टू। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, पहले फाई की जगह अपर लिमिट डालेंगे, माइनस फिर फाई की जगह लोअर लिमिट डाल देंगे। ये हो जाएगा साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, एक, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई टू प्लस
साइन फाई 1। बताइए जी, क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया इसका टोटल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए यस सर, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है। Yes. अच्छा, अब कोई भी डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट तब माना जाता है जब इनके स्पेशल केसेस आप बताते हैं जरूर। तो स्पेशल केस देखिएगा, इसमें इन्होंने बोला इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। स्पेशल केसेस फर्स्ट है, इफ कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर ये कंडक्टर बहुत लंबा है, इनफाइनाइटली लंबा है, तो आप ये देखिएगा, इनफाइनाइटली लंबे का मतलब ये हो गया कि ये जो फाई 1 है, ये फाई 1 मतलब एक्स जो है वो नीचे पता नहीं कहाँ तक है, ऐसे ही वाई ऊपर न जाने कहाँ तक है ना, इनफाइनाइटली लंबा है। तो जैसे ही ये वाई की लेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या है कि कितना लंबा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। तो हम ये कहेंगे कि इतना लंबा है वो कि हमारा ये एंगल बढ़ते 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 लगभग 90 डिग्री पहुंच जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे वाला एंगल भी बढ़ते 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 90 डिग्री पहुंच जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इफ एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, देन phi 1 is equal to phi 2 is equal to 90 डिग्री। ये चीज समझ में आती है कि नहीं, ये बताओ? ये एंगल अप्रोक्सीमेटली आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये समझ गए? समझ रहे हो ना भाई? को बहुत लंबा है, कहाँ तक जा रही है उसकी लेंथ मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना एंगल बढ़ता 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 चला जाएगा। ठीक है, अब वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेट वायर है, तो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर इधर कर्व्ड वायर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यस फाई सर, 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर दोनों में से कोई तो बता दो, समझ में आ गया? यस सर। इतिका आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, बीच में हो रहा इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या सर? इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंटीग्रेशन में? सर थोड़ी बहुत है। देखो, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, बस ये याद रखना, जैसे cos फाई है, cos फाई का इंटीग्रल sin फाई है। बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत टिपिकल कोई इंटीग्रेशन नहीं आने वाला। तो बस ये समझो कि फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, यहाँ पर डी फाई लिखा हुआ है, तो फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ cos फाई वाली टर्म मेरे लिए वेरिएबल होगी, बाकी जितने भी टर्म्स हैं, मतलब जहां भी फाई नजर आ रहा है वो टर्म मेरे लिए वेरिएबल होगी, बाकी सारी टर्म्स एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये बाहर निकाल लिया। फॉर्मूला होता है cos फाई का इंटीग्रल होता है sin फाई आ गया, लोअर लिमिट -फाई 1, अपर लिमिट +फाई 2। -फाई 1 क्यों लिया है ये मैंने आपको बता दिया, एक एंगल ऊपर की डायरेक्शन में तो उसको प्लस ले लिया, तो नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस ले लिया। चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो कि ऊपर वाले को प्लस ले माइनस ले लो, नीचे वाले को आप प्लस ले लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा रिजल्ट। तो देखो कि ये साइन फाई आ गया, तो साइन फाई 2 माइनस फाई 1 मतलब फाई की जगह एक बार फाई 2 डालेंगे, फिर फाई की जगह -फाई 1 डालेंगे, और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है। ठीक है, अब फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे जब x इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तब। तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, फाई 2 की 90 है, sin 90 डिग्री, फाई 1 भी 90 है, sin 90 डिग्री, sin 90 1 होता है 1 + 1, नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये भी 1 ये भी 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 1 * 2, 2 2 * 4, ठीक है, आ गया नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कितना समझ गए? नहीं दिखाई दे रहा होगा, नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ठीक है जी।
यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में अगला है, अगला स्पेशल केस, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये मिटा दूंगी ये वाला। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड, if conductor xy is infinitely long, but point P, but point P, but point P lies near the end y, lies near the end y, मतलब वायर तो इनफाइनाइटली लंबा है, वायर जो है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन ये जो पॉइंट पी है ये वाई के नजदीक है। तो सबसे ज्यादा नजदीक कब हो सकता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा नजदीक कब हो सकता है? जब ये वाई यहाँ आ जाए क्यू की पॉइंट पर, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा तो एंगल कितना बनेगा? एंगल कुछ बनेगा ही नहीं। P lies near the end y, that is phi 2 is equal to 0। phi 2 0 हो गया, और वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसका मतलब phi 1 जो है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 90 डिग्री तक। तो हमारा phi 1 जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अब ये वैल्यू आई थी, यहाँ पर phi 2 की जगह 0 डाल दीजिए और phi 1 की जगह 90 डिग्री डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, phi 2 की जगह 0 sin 0 डिग्री प्लस phi 1 की जगह 90 डिग्री। sin 0 डिग्री होता है 0, sin 90 डिग्री होता है 1, तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। बताइए जी, क्लियर है इतना? ये हो गया दूसरा केस। उसके बाद हमने कहा इफ द कंडक्टर, थर्ड केस, इफ द कंडक्टर, इस केस में भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया था, इसमें भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया था। अब कहेंगे इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट है, if the conductor is of finite length, capital L, and point P lies on the perpendicular bisector of L, L के perpendicular bisector पर point P अगर लाई करता है, lies on its perpendicular bisector, ठीक है? तो आप ये देखिएगा, मैं ये कहता हूँ कि एक्स वाई की प्रॉपर लेंथ है y, ठीक, सॉरी एक्स वाई की प्रॉपर लेंथ है कैपिटल L, तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा डायग्राम, ये x है और ये y है। अब उसकी एक प्रॉपर लेंथ है कैपिटल L, और कैपिटल L के बीचों बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर उन्होंने बोला एंड पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ L, तो पॉइंट P जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई करे, यहाँ पर, ठीक है? तो अब हमारा एंगल जो बनता है ये phi 1 और phi 2 ये कहाँ बनेंगे? If the conductor is of finite length and the point P lies on its perpendicular bisector, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो मिड पॉइंट पर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसे हो गया,
ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ दाई कर रहा है P। तो अब अगर ये वाला एंगल निकालूं तो ये φ2 है, और अगर ये वाला एंगल निकालूं तो ये φ1 है। तो दोनों ही केसेस में, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, φ1 और φ2 दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बताइए बताइए, ये क्लियर है कि पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। यस सर, यस सर। तो φ1 φ2 इक्वल हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे देन φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ। मैंने सी मान लिया कि φ1 और φ2 इक्वल है, तो उसको आप φ के बराबर ही मान लो। देयरफॉर अब इस केस में हमारा b कितना ये सॉरी sin फाई कितना हो जाएगा। पहले sin फाई की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं यहाँ से। sin फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 90 डिग्री है, ये φ2 है, ये φ1 है, तो इसको भी फाई बोल दो, इसको भी फाई बोल दो, दोनों फाई हो गए। तो ये लेंथ कितनी हो गई l/2, ठीक है। और अ, ये हमारा sin फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, P से लेकर और यहाँ तक की लेंथ को मैंने क्या माना था, a, है ना, तो ये वाली लेंथ a हो गई। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल, और ये जो बीच का पॉइंट है इसको क्यों बोल दीजिए, इन ट्राइंगल PQY पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज, सीधा लिख दूं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बताइए जी, हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है। यस सर। ठीक है, ट्रायंगल PQY में भाई ये वाली लेंथ हमारी a है और ये वाली लेंथ जो है ये l/2 है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, एंगल दोनों इक्वल हैं, तो φ1 और φ2 दोनों को φ ही मान लिया, दोनों सेम है क्योंकि इक्वल है। उसके बाद अब मैं ये कहता हूँ कि जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ से फिर sin फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। sin फाई की वैल्यू क्या होगी, sin फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि वाई क्यूब अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, वाई पी। वाई क्यू क्या है, वाई क्यू है l/2, l अपॉन 2, और वाई पी कितना है, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ, ये कितना है अंडर रूट l/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये sin फाई आ गया मेरे पास। अब ये जो sin फाई आया है, इस sin फाई को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, sin फाई को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, sin फाई इज इक्वल टू l/2 अपॉन l स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर। तो sin फाई इज इक्वल टू l/2 अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर, फिर 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4। तो sin फाई इज इक्वल टू l/2 अपॉन, ये हो गया l स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर का अंडर रूट, और ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, 2 से 2 कट गया।
sin phi is equal to L upon under root L square plus 4a square। बताइए जी, ये तो sin phi की वैल्यू हुई। Therefore B is equal to mu naught I upon 4 pi a, और phi 1 और phi 2 दोनों इक्वल है, तो sin phi plus sin phi ये हो गया। ठीक है, अब sin phi की वैल्यू ये है, तो इसको यहाँ भी डाल देंगे, यहाँ भी डाल देंगे, तो ये दोनों sin phi plus sin phi क्या हो गया, 2 sin phi। ये हो गया 2 sin phi। अब यहाँ 2 से ये 2 कट गया, तो mu naught I अपॉन 2 pi a, और sin phi की जगह ये वैल्यू डाल दो, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। बताइए जी, ये वाला स्पेशल केस क्लियर है? ये वाला क्लियर है दोनों को? बताइए। कृतिका, लक्ष्य, दोनों बताओ क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, बस तो जी इतना ही करो, आज इतना ही करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है, और संडे को क्लास ले सकता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो संडे को मुझे ये बता दो, संडे को कौन सा टाइम फ्री रहेगा तुम्हारा, उसी टाइम लूंगा क्लास। जिस टाइम